नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आइए नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को अब देश भर में 31 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 4 के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई। इसके तहत लॉकडाउन 4 में घरेलू और विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई। हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी। मॉल, मेट्रो, सिनेमा हॉल पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन राज्य सरकारें तय करेंगी। इंटरस्टेट बसों और गाड़ियों का संचालन राज्य सरकारों की आपसी सहमति से होगा। हालांकि यात्रियों की आवाजाही में सामाजिक दूरी और दूसरे नियमों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी कामों की इजाजत होगी। हालांकि जोन में आने जाने पर सख्ती बरकरार रहेगी। कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और हर घर पर नजर बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। बुजुर्गों और बच्चों के बाहर निकलने पर पहले की तरह पाबंदी होगी। हालांकि लॉकडाउन के चौथे चरण में खेल परिसरों को खोलने की अनुमति दी गई है, जिससे खिलाड़ियों के अभ्यास शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है, जो मार्च के मध्य से ही बंद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए वित्तीय पैकेज और नीतिगत उपायों के 5वें और अंतिम किस्त की रविवार को घोषणा की। उन्होंने बताया कि ढांचागत सुधारों के तहत 7 क्षेत्रों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें मनरेगा, शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम को गैर आपराधिक बनाना, कारोबार सुगमता, सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों से संबंधित नीति, राज्य सरकार और उनसे संबंधित संस्थान शामिल हैं। कोविड-19 की वजह से लाखों श्रमिकों का पलायन, इसे देखते हुए सरकार ने मनरेगा के तहत 40,000 करोड़ रुपए और जारी करने का फैसला लिया है। ये रकम बजट में जारी 61,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे लगभग 300 करोड़ कार्य दिवस के रोजगार का सृजन होगा। स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा दुरुस्त करने के लिए सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार दूरदराज इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर खास ध्यान देगी। इसके तहत हर जिले में संक्रमित बीमारियों से निपटने के लिए एक हॉस्पिटल ब्लॉक बनाया जाएगा। सभी ब्लॉक स्तर पर लैब और जन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार शोध पर खास ध्यान देगी। साथ ही राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट लागू किया जाएगा। सभी को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए पीएम-ई विद्या कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई कंटेंट और क्यूआर कोड की किताबों वाला एक खास कार्यक्रम दीक्षा चलाया जाएगा। ये कार्यक्रम एक देश एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तर्ज पर होगा। इसके लिए 12 चैनल्स होंगे, जिसमें पहली से 12वीं कक्षा के लिए एक चैनल समर्पित होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राह पर चलते हुए सरकार ने इस राह को और ज्यादा आसान बनाने की कोशिश की है। इसी संदर्भ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान किए। कोरोना वायरस की वजह से अगर कंपनियां अपना कर्ज वापस नहीं कर पाई तो उन्हें डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों को राहत देते हुए उन्होंने कहा कि दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया जाएगा। इसके लिए स्पेशल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क सेक्शन 240A के तहत जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। दिवालियापन यानी कि इंसॉल्वेंसी की नई प्रक्रियाओं को फिलहाल रोक दिया जाएगा। कंपनी एक्ट के तहत अगर तकनीकी चूक होती है तो इसका अपराधीकरण नहीं किया जाएगा, यानी कि उसे डिक्रिमिनलाइज्ड कर दिया जाएगा। ज्यादातर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस यानी कि क्षमा योग्य अपराधों को इंटरनेट एजुकेशन यानी कि IAM यानी कि आंतरिक सहायता तंत्र में बदल दिया जाएगा। साथ ही IAM की संख्या को 18 से बढ़ाकर 58 कर दिया गया है। अब भारतीय कंपनियां विदेशों में अपनी सिक्योरिटी लिस्ट कर पाएंगी। अगर कंपनियां अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करती हैं, तब भी उन्हें लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह ऐलान किया है कि सभी सेक्टर्स को निजी क्षेत्रों के लिए भी खोला जाएगा। हालांकि सार्वजनिक कंपनियां जहां काम कर रही हैं, करती रहेंगी। किसी एक रणनीतिक सेक्टर में 4 से ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां नहीं हो सकती। अगर किसी सेक्टर में इसकी संख्या 4 के ऊपर है तो उनका विलय किया जाएगा या उनका निजीकरण कर दिया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हर एक रणनीतिक सेक्टर में कम से कम एक सार्वजनिक उपक्रम रहेगा। कोविड-19 की वजह से राज्यों की भी आर्थिक स्थिति खराब हुई है। इसे देखते हुए सरकार ने उनकी उधार लेने की क्षमता को बढ़ा दिया है।
पहले जहां राज्य अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3% उधार ले सकते थे, अब साल 2020-21 के लिए सीमा को बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। इससे राज्यों के लिए संसाधन राशि बढ़कर 4,28,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। 3 से 3.5% के लिए कोई शर्त नहीं है, लेकिन इस सीमा से ज्यादा उधार लेने के लिए राज्यों को कुछ सुधार लागू करने होंगे। ये सुधार हैं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजली वितरण के संबंधित सुधार और शहरी और स्थानीय निकाय राजस्व संबंधित सुधार। अगर राज्य इन सुधारों में से 3 सुधारों को लागू कर लेते हैं तो उन्हें अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.5 से 5% उधार लेने की अनुमति मिल जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से इन सुधारों और उपायों की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि वित्त मंत्रालय की ओर से घोषित किए गए उपायों और सुधारों का हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। ये उद्यमिता को बढ़ावा देंगे, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की मदद करेंगे और गांव की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेंगे। इससे राज्यों में सुधार कार्यक्रमों को गति मिल सकेगी। इस बीच देश में कोरोना से संक्रमित रोगियों के ठीक होने की दर 37% से ज्यादा हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमित 34,109 रोगी ठीक हुए हैं और रिकवरी रेट 37.5% पर पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में 3,956 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान 4,957 नए केस दर्ज किए गए। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,927 हो गई। पिछले 24 घंटे में 120 लोगों की मौत के साथ ही इस महामारी से अब तक देश भर में 2,872 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 93,365 नमूनों की जांच की गई। आईसीएमआर के मुताबिक देश में अब तक 22,27,642 नमूनों की जांच की जा चुकी है। आईसीएमआर की सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को अनुमति देकर कोविड-19 जांच सुविधाओं को निरंतर बढ़ा रहा है। अभी 371 सरकारी और 151 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच की जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक आज जिनेवा में होने जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की डिसीजन मेकिंग बॉडी WHO की 2 दिवसीय बैठक में 194 देशों के स्वास्थ्य मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। इस वर्चुअल मीटिंग में स्वास्थ्य चुनौतियों और कोविड-19 से लड़ने के आगे के रास्ते पर विचार किया जाएगा। बैठक में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की ओर से तैयार किए गए हेल्थ एजेंडा पर विचार किया जाएगा। यूरोपीय संघ ने इस बैठक के लिए अपने मसौदा प्रस्ताव में कोरोना वायरस वैक्सीन, उपचार और परीक्षणों के लिए स्वैच्छिक पूलिंग का प्रस्ताव दिया है। इस बैठक के बाद 22 मई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक होगी। WHO के मुख्य कामों में संगठन की नीतियां, वित्तीय नीतियों की निगरानी और प्रस्तावित प्रोग्राम के बजट का अनुमोदन और समीक्षा शामिल है। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत मालदीव से नौसैनिक पोत INS जलाश्व रविवार को कोच्चि पहुंचा। इसमें 588 भारतीयों को वापस लाया गया। ये नागरिक ऑपरेशन समुद्र सेतु के दूसरे चरण में यहां पहुंचे हैं। इस ऑपरेशन के तीसरे ट्रिप में केरल के 567, तमिलनाडु के 15, तेलंगाना के 3 और लक्षद्वीप के 2 लोग शामिल हैं। भारत ने नेपाल को कोरोना की जांच के लिए 30,000 RT-PCR किट उपहार स्वरूप उपलब्ध कराई है। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने ये किट नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री भानुभक्त ढकाला को सौंपी। भारत ने कहा है कि वो संकट की घड़ी में नेपाल की सरकार स्वास्थ्य कर्मियों और जनता के साथ है। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 मार्च को सार्क देशों के नेताओं के साथ हुई बातचीत पर आधारित है। और अब एक नजर दुनिया में कोरोना की स्थिति पर। पूरे विश्व में अब तक 46,56,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए। वहीं अब तक 3,12,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में सबसे अधिक 14,67,000 कोरोना के मामले सामने आए। 88,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। रूस में कोरोना के मामले बढ़कर 2,81,000 के पार पहुंच गए और 2,600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन में कोरोना के मामले 2,41,000 से ज्यादा हो गए। अब तक यहाँ पे 34,500 से अधिक लोगों की मौत हुई। ब्राजील में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ 2,33,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए। वहीं 15,600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। स्पेन में अब तक 2,30,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, तो वहीं 27,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो ये थी अब तक की तमाम बड़ी खबरें और अपडेट्स। अगले अपडेट्स में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए। और चूंकि आज से लॉकडाउन 4 शुरू हो रहा है, तो कतई ऐसा ना समझें
कि ये लॉकडाउन खत्म होने का चरण है या कुछ चीज़ों में छूट दी गई है, तो आप उसे टेकन एज ग्रांटेड ले लें। जो भी दिशा निर्देश हैं उसका पूरी तरह से पालन करें। 2 गज की दूरी हो या मास्क लगा के घर से बाहर निकलना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हमें कोरोना से बचाएंगी। नमस्कार।